तो अवसर को नमस्ते प्रणाम। मैं आपको अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे पुलिस वालों के काम करने का जो तरीका है, हम लोग एक अंदाज लगा सकते हैं कि पुलिस किन किन चीज़ों पे ध्यान देती है। हमें एक बार लगता है कि शायद इतनी कहानी हमने सुन ली है, सुना ली है कि हम भी अगर क्राइम सीन पे जाएं तो जाने के बाद केस सॉल्व कर देंगे चुटकियों में। अब ये ख्याल जब हम लोगों के दिमाग में आता है और हम 2-4 दिन या फिर एक आध हफ्ते इस कॉन्फिडेंस में जीते हैं, तभी कुछ ऐसी टेक्निक पुलिस वालों के सामने आ जाती है जिसे जानने के बाद लगता है कि नहीं भाई, अगर कोई किसी चीज़ का एक्सपर्ट है तो वही वो काम कर सकता है। अब आज की ही कहानी जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें कोई सबूत नहीं था, कोई सुराग नहीं था। अंत में पुलिस वाले गोली के एक एंगल से, यानी किस एंगल पे गोली चली होगी, इसी बात से कातिल को पकड़ लेते हैं। और जब कातिल निकल के सामने आता है तो तमाम लोग हैरान थे कि आखिर ये कातिल कैसे हो सकता है। तो पूरी कहानी क्या है आपको अब सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। बाराबंकी में एक थाना लगता है, बदोस राय थाना। इसी बदोस राय थाने में एक गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार में 3 भाई, बड़े भाई का नाम अशोक कुमार, बीच वाले भाई का नाम अरविंद और उससे छोटे वाले का नाम वीरेंद्र। टोटल 3 भाई, ठीक ठाक परिवार। अरविंद सफाई कर्मी था, तो चूँकि सरकारी मुलाजिम था तो एक फिक्स सैलरी उसको महीने के हिसाब से भी मिल जाया करती थी। तो ठीक ठाक पैसे जब अरविंद कमा रहा था तो इसी दौरान उसने फैसला लिया कि एक घर बनवाते हैं जो थोड़ा सा पक्का होगा और घर के जो पुराना घर उससे थोड़ा दूर होगा, क्योंकि वहाँ पे दिक्कतें थी पुराने घर पे, रास्ते को लेके, अन तमाम चीज़ों को लेके। लिहाजा तीनों भाइयों ने फैसला किया। तीनों भाई मिल के घर बनवाने में लुकते हैं। घर भी लगभग बन के तैयार हो जाता है। अब जब घर बन के तैयार हो गया तो फिर ये हुआ कि घर पे भी चलते हैं, कुछ लोग सोते हैं, क्योंकि घर बना है तो उसकी रखवारी भी करनी है। ऐसे में अरविंद और वीरेंद्र ये दोनों भाई फैसला करते हैं कि चल के सोया जाए। दोनों भाई जाते हैं, वहीं पे सोते हैं। 6 जुलाई की बात है, दोनों भाई सो रहे थे। रात गहरी अंधेरी। इसी दौरान गोली चलने की आवाज़ होती है। अब जब गोली चलने की आवाज़ हुई, अचानक से जो छोटा वाला भाई था चौंक के उठता है। उठने के बाद उसने जब कमरे में रोशनी जलाई, जलाने के बाद पहली नज़र में उसके जो कुछ आया उसे देखने के बाद न चाहते हुए वीरेंद्र की चीख निकल जाती है। अंदर अरविंद जो था खून से लथपथ मरा पड़ा था। अब ये चीज़ जैसे वीरेंद्र देखता है, बेचारा घबराता है, घबराने के बाद चीखता है। चीख सुन के आसपास के तमाम लोग इकट्ठा होते हैं। अब जब तमाम लोग इकट्ठा हुए, इसी बीच किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस भी जब सुनती है कि इलाके में किसी की गोली मार के हत्या हो गई, वो भी भागी आई। आने के बाद बॉडी अपने कब्जे में लेती है। तब तक परिवार वाले भी इकट्ठा हो गए थे। बॉडी अपने कब्जे में लेने के बाद पुलिस वाले पहले तो उस पूरे कमरे को अच्छे से चेक करते हैं। चूँकि अब लाश जो थी वो कमरे में थी और गोली मारी गई थी, तो फिर भाई से पूछा पुलिस वालों ने कि भाई कमरे में गोली कैसे? तो फिर भाई ने बताया कि हम लोग खिड़की के पास सो रहे थे और किसी ने खिड़की से गोली मारी। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले सुनते हैं तो कमरे को जब चेक करते हैं तो सच में वहाँ एक खिड़की थी। खिड़की ओपन थी और ये लोग सच में खिड़की के ही पास सो रहे थे। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं, देखने के बाद फिर अजब मुसीबत, क्योंकि कोई ऐसा था जो खिड़की के पास से गोली मार के चला गया था। अंधेरे में किसी ने चेहरा देखा नहीं, वहाँ कोई कैमरा वैमरा था नहीं, तो फिर अब कातिल पकड़ाए कैसे? बहरहाल पुलिस वालों ने परिवार वालों से कहा कि आप अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए, फिर हम जांच पड़ताल करते हैं। परिवार वालों ने ऐसा ही किया। अब परिवार वालों के कहने पे और FIR कंप्लेन पे जब जांच शुरू हुई तो सबसे पहले पुलिस वालों ने पता किया कि इस फैमिली के दुश्मन कौन कौन हैं। अब दुश्मनों के बारे में जब पता किया, फैमिली वालों से पूछा, आसपास के लोगों से पूछा, तमाम पड़ोसियों से पूछा, इत्तेफाक देखिए कि कहीं से किसी से भी कोई भी दुश्मनी नहीं निकली। किसी से कभी कोई कहा सुनी हुई भी थी, लेकिन वो दुश्मनी इस हद तक नहीं बढ़ पाई कि यहाँ पे जान लेने की बात है। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं तो कहते हैं कि भाई बिना वजह कौन मारेगा। फिर पता किया गया कि क्या ज़मीन उमीन को लेके किसी से कोई विवाद? पता चला कि नहीं, ज़मीन की भी कोई विवाद नहीं है।
फिर ये पता किया गया कि जहाँ अरविंद काम करता था, चूँकि वो सफाई कर्मी था, तो ये पता किया गया कि जहाँ वो सफाई कर्मी के तौर पे जॉब करता है, क्या वहाँ पे कोई बात विवाद। इत्तेफाक से वहाँ भी कोई ऐसी बात नहीं निकली। अब दिन गुजरते जा रहे हैं, परिवार वाले प्रेशर बनाते जा रहे हैं, पुलिस के हाथ खाली हैं, कॉल डिटेल से लेके तमाम चीज़ें पुलिस वालों ने खंगाल ली, कहीं से कोई जानकारी मिली नहीं, कहीं से कोई कुछ मिला नहीं। इसी दौरान जब पुलिस वाले जांच पड़ताल कर ही रहे थे, फॉरेंसिक टीम भी आई थी जांच पड़ताल करने। फॉरेंसिक टीम का मतलब ही है कि हर एक बारीकी से बारीकी चीज़ को परखे। पूरे कमरे की फॉरेंसिक टीम ने तलाशी ली कि कुछ मिल जाए, कुछ भी नहीं मिला। साथ ही खिड़की के पास फिंगरप्रिंट वगैरह तलाशे कि यहाँ कुछ फिंगरप्रिंट वगैरह मिल जाए, वो भी नहीं मिला। अब फॉरेंसिक टीम भी फेल हो रही। इसी दौरान जो फॉरेंसिक टीम थी उसने एक चीज़ नोटिस कर ली। दरअसल जिस शख्स को गोली लगी थी, गोली लगने का जो डायरेक्शन था वो सीधा पॉइंट ब्लैंक रेंज में बीच में था, और इधर जो खिड़की थी उससे आदमी चाहे जैसे भी एंगल बनाए गोली मारने के लिए, चूंकि ग्रिल लगी थी तो पूरा हाथ अंदर जाता नहीं, तो गोली मारने के लिए तिरछे से एंगल लेना था। और कुछ भी कर ले आदमी, तमाम तरह की कोशिश कर ले, कोई भी एडवांस वेपन ले ले, पॉइंट ब्लैंक रेंज से सीधा फायर नहीं हो सकता था। क्योंकि अगर वो तिरछा लेटता, करवट, ऐसी कंडीशन में माथे पे यहाँ पे गोली लगती, सीधा लेटता तो फिर यहाँ पे गोली लगती, किसी भी सूरत हाल में सामने से गोली लग नहीं सकती थी। अब ये बात फॉरेंसिक वालों को खटक गई। उन्होंने फिर भाई से पूछा कि गोली मारने वाला कैसे मारा। भाई ने बताया कि खिड़की से मारा। अब फॉरेंसिक टीम इस बात को मानने को तैयार नहीं कि खिड़की से गोली कैसे मारेगा, क्योंकि एंगल बन ही नहीं रहा। अब ये बात जब पुलिस वाले जानते हैं तब दो ही रास्ते बचते हैं, या तो फॉरेंसिक टीम गलत है, तमाम जांच पड़ताल गलत है, और या तो जो भाई है वो कुछ छुपा रहा। तो तमाम जांच पड़ताल कैसे गलत हो सकती है? तो जाहिर सी बात है कि भाई ही कुछ छुपा रहा। लिहाजा पुलिस वालों ने अब बीरेंद्र को उठाया 5 दिन बाद। जब बीरेंद्र को उठाया तो बीरेंद्र को उठाने के बाद पहले परिवार वाले एकदम नाराज़ कि भाई तुम्हारा गया है, दूसरे को आप पूछताछ क्यों कर रहे हैं, कि उसको टॉर्चर क्यों कर रहे हैं। पुलिस वालों ने समझाया कि देखिए ये हमारे काम करने का तरीका है, ये नहीं करेंगे तो हम कातिल पकड़ नहीं पाएंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बीरेंद्र को शक के घेरे में ला रहे हैं, तो फिर हमें अपना काम करने दीजिए। बड़े भाई अशोक ने कहा कि ठीक है, आप अपना काम कीजिए। फैमिली से परमिशन मिली, फॉरेंसिक ने शक जाहिर किया, पुलिस ने पूछताछ शुरू की। शुरुआत में इधर उधर बीरेंद्र कहानी सुनाता रहा, लेकिन पुलिस तो पुलिस, अपने पे आए तो मुर्दे भी बोलते हैं। तो इधर अब बीरेंद्र भी धीरे धीरे अपना मुंह खोलना शुरू करता है, और जब मुंह खोलता है तब वो कहता है कि भैया मैंने ही मारा अपने भाई को। अब ये शब्द जब पुलिस वाले सुनते हैं कि मैंने ही मारा, तो फिर वजह क्या थी? तो वजह बड़ी हैरान करने वाली थी। दरअसल जो बीरेंद्र था वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता था, कुछ पैसे इधर उधर भी किया करता था। अब ऐसे काम में प्रॉफिट भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। दुर्भाग्यवश बीरेंद्र के नसीब में नुकसान ही आया। नुकसान की भरपाई करने के लिए उसने कई लोगों से कर्ज वगैरह ले लिया। अब कर्ज ले लिया लेकिन चुका नहीं पाया, चूँकि उसमें भी नुकसान। तो फिर अब क्या करें? तो फिर आलम यह हुआ कि कर्जदारों की संख्या बढ़ती चली गई, और कर्जदार कभी बीरेंद्र से, कभी अरविंद से, कभी अशोक से पैसे मांगते रहे। कुछ टाइम तक अरविंद बर्दाश्त करता है, उसके बाद जब देखता है कि भाई परिवार की बेइज्जती हो रही, तो अरविंद उठा के कुछ पैसे कर्जदारों को दे भी देता है कि भैया पिंड छोड़ो हमारा और घर पे मत आना। लेकिन कर्ज वो चुका तो देता है, लेकिन अक्सर अब अपने भाई बीरेंद्र को डांटता भी है, किसी बात पे भी चिल्ला देता है कि तुम्हारी वजह से इतने पैसे मुझे भरने पड़े। अब ये बात बीरेंद्र को पसंद नहीं आती। और इधर इसी दौरान पैरेलली एक चीज़ और चल रही थी। अरविंद की जो पत्नी थी उससे वीरेंद्र के अफेयर थे, और अक्सर जब अरविंद नहीं होता तो ये दोनों एज ए हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। तो एक तरफ ये, तो इसी दौरान अरविंद की वाइफ से एक और जानकारी मिली कि जो अरविंद है उसने 4 अलग अलग जीवन बीमा करा रखा है। यानी मरने के बाद 4 ऐसी जगह थी जहाँ से उसे पैसे मिलते हैं, और पैसों की जो रकम थी वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा थी।
तो एक तो भाई डांट फटकार रहा, दूसरे भाभी से अफेयर, और तीसरा 50 लाख रुपए मरने के बाद मिलते हैं। यानी जर, जोरू और जमीन तीनों इन्वॉल्व हो गए। अब जब तीनों इन्वॉल्व हुए तो फिर यहाँ से कत्ल की पहेली लिखी गई और एक ऐसी साजिश रची गई जिसको जान के तमाम लोग हैरान थे। प्लान ये बना कि अगर अरविंद मर जाएगा तो जो बीमा की रकम होगी 50 लाख रुपए वो मिल जाएंगे, तो उससे फिर कर चुक जाएगा और साथ ही जो भाभी हैं उनसे शादी कर ली जाएगी, तो भाभी और हम एक हो जाएंगे और किसी को भनक भी नहीं लगेगी और समाज भी ये कहेगा कि देखो छोटा भाई कितना अच्छा था कि बड़ा भाई गया तो भाभी का हाथ उसने थाम लिया। आमतौर पे किसी की पत्नी से कोई शादी नहीं करना चाहता, तो ऐसे हाल में फिर मेरी तारीफ भी होती, समाज में भी मुझे हिस्सा मिलता, एक इज्जत मिलती और परिवार में भी डबल हिस्से मुझे मिल जाते। एक अरविंद का हिस्सा जो कि पत्नी के तौर पे उसके, और मेरा खुद का हिस्सा। तो इस कत्ल से फिर अब फ़ायदा ही फ़ायदा दिखा, तो फिर कत्ल कैसे करें? तो उसके लिए ये भी था कि कत्ल तो कर दे लेकिन बच जाए। तो फिर बचने के लिए उसने एक प्लान बनाया कि क्यों ना अगर सोते वक्त मैं गोली मार दूँ और गोली मार के गन को कहीं बाहर फेंक आऊँ और फेंकने के बाद फिर चिल्लाऊँ कि किसी ने गोली मार दी, तो किसी को क्या कानो कान खबर होगी और कैसे पता चलेगा कि गोली मैंने मारी। प्लान के तहत 6 जुलाई को छोटा भाई जाके बड़े भाई के साथ सो जाता है। सोने के बाद जैसी रात गहरी होती है, बड़ा भाई गहरी नींद में सो रहा था, उसी दौरान वो एक तमंचा निकालता है और तमंचे से सटा के पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार देता है और गोली मारने के बाद भाग के बाहर जाता है, उस तमंचे को फेंक के आता है और फिर शोर शराबा मचाता है। लेकिन शायद उसे इतना दिमाग ही नहीं था और कोई भी आदमी इतना समझ ही नहीं सकता कि फॉरेंसिक टीम इस बात पे फोकस करेगी कि गोली का जो एंगल है, जो एंट्रेंस एंगल है वो कितना है और खिड़की से कितने डिग्री का एंट्रेंस एंगल बनेगा। तो आदमी ऐसे लेटा था, मान के चलिए खिड़की यहाँ थी, तो गोली मारने पे ऐसे तिरछा आएगी, मान के चलिए 45 डिग्री या 60 डिग्री पे। अब गोली डायरेक्ट 90 डिग्री मारी गई थी, खिड़की से पॉसिबल ही नहीं था कि 90 डिग्री पे कोई फायर कर दे, तो फिर पकड़ा गया। तो अब सोच के देखिए कि अगर पुलिस अपने पे आती है तो कैसे केस सुलझाती है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और इस कहानी को आज यहीं ख़त्म करूँगा, क्योंकि कभी कभार शॉर्ट कहानियाँ भी सुनाई चाहिए। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।